Good morning, students. Today we are going to start our new topic, types of respiration. So there are two types of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. First we read aerobic respiration. The oxidative breakdown of respiratory substrates with the help of atmospheric oxygen is known as aerobic respiration, and it involves completely breakdown of substrate into carbon dioxide, water, and release lot of energy. Means in plants generally, in human also, हमारे जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स है जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह है वो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं और वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी में, और हमें एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है. एंड सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज़ नॉट यूज्ड, जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होगा ऑक्सीडेशन के लिए, और इसमें जो हमारा सबस्ट्रेट है वो इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होगा बट एनर्जी रिलीज़ होगी, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे जो हमारे सबस्ट्रेट हैं उसके, और हमें 3 तरह के प्रोडक्ट इसमें प्रोवाइड होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, एथाइल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड. सो रिएक्शन इज़ फर्स्ट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं. इसमें क्या होता है, ये जनरली हमारे जो ह्यूमंस की बात करें तो हमारी जो मसल्स हैं उसमें होता है. जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है लेकिन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती तो एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती है हमारी मसल सेल्स. तो इसमें ग्लूकोज जो है वो इनकम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में, और जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस. सेकेंड इज़ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन. जनरली जो ईस्ट सेल के अंदर देखा जाता है एल्कोहल बनाने के लिए, जिसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रेक हो जाता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में और सम एनर्जी में, और इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस. तो ये कुछ एरोबिक और एनारोबिक रिएक्शंस थी. इसके बाद हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो हियर इज़ डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, मींस ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा किसी भी सबस्ट्रेट को ब्रेक करने के लिए. लेकिन एनारोबिक का मींस एंटी ऑक्सीजन, मींस ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. सेकेंड पॉइंट, रिलीज़ मोर एनर्जी. एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत एनर्जी रिलीज़ होती है. ऑलमोस्ट 38 मॉलिक्यूल्स जो हैं एटीपी के वो रिलीज़ होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी है वो लेस रिलीज़ होती है. जनरली 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं एटीपी के वो रिलीज़ होते हैं. थर्ड पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है तो लैक्टिक एसिड रिलीज़ होगी. अगर इथेनॉल है मींस एल्कोहल फॉर्मेशन हो रही है तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों केस में एनर्जी रिलीज़ होगी. नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, पूरा ब्रेक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, इसलिए एनर्जी भी लेस रिलीज़ होती है. एरोबिक रेस्पिरेशन जो है जनरली हमारे या प्लांट्स के माइटोकॉन्ड्रिया के सेल में होता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है सेल के. सो ये मेजर डिफरेंस था एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में. एक जनरली फ्लो चार्ट है जिसमें दोनों शो किए गए हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक. एक कंसेप्ट मैप की तरह हम इसको ले सकते हैं. तो देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारा है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो कि ग्लूकोज है, और
ये जो है सबसे पहले साइटोप्लाज्म, हर एक सेल, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही हो सेल के अंदर, सभी के अंदर ये फर्स्ट स्टेप जो है वो कॉमन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो 2 मॉलिक्यूल पायरूवेट में ब्रेक होता है, जिसको हम पायरूविक एसिड भी कह सकते हैं, और यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज़ होती है 2 ATPs, 2 ATP जो है वो रिलीज़ होती है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक कॉमन स्टेप है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में ये स्टेप कॉमन फॉलो होगा। देन आप देख सकते हो कि जो पायरूवेट है या पायरूविक एसिड है वो 3 वेज में ब्रेक होता है। पहला जो है, हम बात कर लेते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा, जो भी हमने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन में, जो जनरली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सेल के, तो हमने देखा पायरूवेट कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और एनर्जी जो है वो 38 ATP की फॉर्म में रिलीज़ होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो वो 2 तरह से हो सकता है, या तो हम बात करें ईस्ट के सेल में या हम बात करें मसल्स के सेल में। तो अगर हम ईस्ट की सेल की बात करें तो वहाँ पर हमने देखा पायरूवेट का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, और वहाँ पर इथेनॉल बनता है, जो हम अल्कोहल कहते हैं, और इसी का ही यूज़ जो है वो ब्रीविंग इंडस्ट्रीज़ में अल्कोहल, बियर, वाइन्स बनाने में, बेवरेजेस में यूज़ किया जा सकता है, और साथ में अलॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, और एनर्जी जो है वो 2 ATP मॉलिक्यूल्स इसमें जो है वो रिलीज़ होते हैं। सेकेंड मैकेनिज़्म जो है इन मसल सेल्स की हम बात करते हैं, जिसमें फिर से ऑक्सीजन की कमी होती है, तो पायरूवेट डायरेक्टली ब्रेक हो जाता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में, जिसमें फिर से 2 ATP जो है वो रिलीज़ होती है, और पर्टिकुलर इसमें एंजाइम्स यूज़ होते हैं। इस तरह से ये एक पूरा जो है रिवीजन हो गया हमारा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आता है ग्लाइकोलिसिस, जो कि एक कॉमन स्टेप था, हमने बात की थी हमारी, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ये स्टेप जो है वो कॉमन होता है दोनों में। तो इसके अंदर जो हमारा सबस्ट्रेट है ग्लूकोज है, वो ब्रेक होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूविक एसिड या फिर पायरूवेट में। ठीक है, तो जनरली इस ग्लाइकोलिसिस को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम कह सकते हैं EMP पाथवे। EMP पाथवे भी इसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ देयर डिस्कवर्स, मीन्स इनकी जो डिस्कवरी थी वो 3 जर्मन के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। उनके लेटर्स पर, उनके जो नेम के जो लेटर्स थे उस पर ये नाम दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट साइंटिस्ट गुस्ताव एम्डेन, तो ई यहाँ से लिया गया, एम्डेन से। ओटो मेयरहॉफ, एम यहाँ से लिया, जो सेकंड साइंटिस्ट थे हमारे, और पी जो है हमारे थर्ड साइंटिस्ट परनाज से लिया गया। और ये जो डिस्कवरी है ये कब की गई थी? 1930 में इसको डिस्कवर किया गया था, ग्लाइकोलाइसिस को। अब ये प्रोसेस है क्या, देन इसकी बात करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज इज़ पार्शली ब्रेक डाउन, मीन्स कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होता, पार्शली ब्रेक होता है, या कोई और ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सिमिलर शुगर हो सकती है। किस में ब्रेक होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूविक एसिड, जो पायरूविक एसिड है उसके 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होंगे। और ये जो रिएक्शन है ये एक बहुत लॉन्ग रिएक्शन है, 10 स्टेप्स इसको लगते हैं पूरा कंप्लीट करने के लिए। और जब 10 स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होती है तो 10 एंजाइम्स की भी इसमें क्या पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है। और इस रिएक्शन में हमें एनर्जी रिलीज़ मिलेगी, एनर्जी रिलीज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, और एक और रिड्यूसिंग पावर है जिसको हम बोलेंगे NADH। अब ये रिएक्शन होती कहाँ है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, ये साइटोप्लाज्म में या फिर साइटोसोल में होती है किसी भी सेल के। एंड इट इज़ अ कॉमन स्टेप बोथ इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में ही स्टेप क्या है? कॉमन है। तो अब हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की। सो ये जो है ये कंप्लीट हमारी रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस की, जिसको थोड़ा सा जूम करके हमें देखना पड़ेगा।
तो आप देख सकते हो इस फेजेस, ये जो हमारी ग्लाइकोलिसिस है इसको 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहले जो फेज़ है दिस इज़ रेस्पिरेटरी फेज, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी फेज, जिसमें क्या होगा, प्रिपरेटरी फेज इसको बोलते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, एनर्जी स्पेंड हो रही है, यहाँ पर एनर्जी यूज़ होगी कुछ आगे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जिसमें हम 4 स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या 4 स्टेप फॉलो होते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे सेकंड फेज़ जो है वो है पे ऑफ फेज़, ठीक है, पे ऑफ फेज़ है जिसमें एनर्जी कंजर्व होगी। मेन मोटिव हमारा एनर्जी कंजर्व करना ही है, एटीपी बनाना ही है, तो लास्ट के आगे के जो स्टेप्स हैं उसमें एनर्जी रिलीज़ होगी, पहले एनर्जी यूज़ होगी। तो हम 2 फेजेस को अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे प्रिपरेटरी फेज़ में क्या होता है, देन हम बात करेंगे पे ऑफ फेज़ में क्या होगा। उससे पहले आप एक निमोनिक्स देख लीजिए कि इसको लर्न करने के लिए हमें एक निमोनिक्स लर्न करना पड़ेगा जो थोड़ा सा फ़नी है पर हमें लर्न करना है। गुड गर्ल्स फाइट बॉयज़ गिविंग ब्यूटीफुल प्रीटी पर्ल्स प्रेजेंट, मीन्स आप इसको रिलेट कर सकते हो, बाकी हम अभी आगे देखेंगे कैसे रिलेट करेंगे। चलो हम बात करते हैं प्रिपरेटरी फेज़, एनर्जी स्पेंडिंग फेज़ की। तो ये जो 10 स्टेप्स है उसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप है हम उसकी बात कर लेते हैं। पहला स्टेप आएगा फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज बाय एटीपी। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसमें एक फॉस्फोरस ऐड होगा, इसलिए इसको हम फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और यहाँ हम एक साथ साथ में एंजाइम्स भी लर्न करने हैं, कौन सा एंजाइम किस चीज़ के लिए रिक्वायर होता है। तो आप देख सकते हो ग्लूकोज हमारा सबस्ट्रेट था, एक एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ ब्रेक हो रहा है और एक फॉस्फोरस रिलीज़ होगा यहाँ पर, और जो कि ग्लूकोज के साथ जुड़ जाएगा उसके 6th कार्बन पर। इसीलिए जो है हमारा सेकंड जो प्रोडक्ट है वो क्या बन चुका है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और इस स्टेप के लिए हमें मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है एज अ को फैक्टर। किसको चाहिए फैक्टर, एंजाइम को चाहिए। कौन सा एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज। आप आगे देखेंगे तो काइनेज एंजाइम जो है जनरली हमारे फॉस्फोराइलेशन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है हेक्सो मीन्स 6 कार्बन वाला कोई मॉलिक्यूल है, उसमें हम फॉस्फोरस ऐड कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। नेक्स्ट सेकंड स्टेप है रीअरेंजमेंट, मीन्स अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है अपने कार्बन्स को थोड़ा सा रीअरेंज करता है और अपना फॉर्म बदल लेता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर अगेन फिर से मैग्नीशियम जो है एज अ को फैक्टर की ज़रूरत होगी, और यहाँ पर जो एंजाइम है वो यूज़ होगा फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज, मीन्स हेक्सोज के साथ जो फॉस्फोरस जुड़ा है उसको अब हम आइसोमर कर रहे हैं, मीन्स उसकी फॉर्म बदल रहे हैं। ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 6 में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है थर्ड स्टेप, सेकंड एटीपी फॉस्फोराइलेशन। पहला एक बार हो चुका था फॉस्फोराइलेशन, अब अगेन होगा सेकंड एटीपी फॉस्फोराइलेशन। फिर से आप देखोगे काइनेज यूज़ होगा, फिर से मैग्नीशियम आयन यूज़ होगा और एक एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर फिर से ब्रेक होगा। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, मीन्स जो 6 कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ा था उसके अलावा अब फर्स्ट कार्बन पर भी जुड़ गया, इसलिए हमने यहाँ बिस लिखा। बाय मतलब 2 बन चुके हैं, 2 फॉस्फोरस यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो फोर्थ स्टेप है हमारा, फोर्थ स्टेप में होने वाली है स्प्लिटिंग। जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना है अब वो 2 अलग अलग कार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएगा, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होंगे। एक बनेगा GAP और दूसरा बनेगा DHAP। फुल फॉर्म देखें इनकी क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट, एंड सेकंड है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको हम GAP भी बोल सकते हैं या फिर 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी बोल सकते हैं।
यहाँ पर जो एंजाइम जनरली यूज़ होगा वो होगा एल्डेज एंजाइम, एल्डोलेज एंजाइम। एल्डोलेज जो है वो ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। और आप यहाँ पर एक साइन देख सकते हो, ये जो है कन्वर्टेबल साइन है, मीन्स डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट कन्वर्ट हो सकता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, और ये वापस उसमें कन्वर्ट हो सकता है, बैक हो सकता है। लेकिन इसके लिए भी एक एंजाइम चाहिए, जो कौन चाहिए, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज चाहिए। अब 3 फॉस्फेट है इसमें, मीन्स 3 कार्बन वाला एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल बन चुका है, इसलिए यहाँ पर ये होगा। तो अभी हमने जो है ये 4 स्टेप्स जो हैं प्रिपरेटरी फेज़ के पढ़ लिए, जिसके अंदर आपने देखा एनर्जी यूज़ हो रही थी। हर स्टेप पर क्या हो रहा था, एनर्जी यूज़ हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फेज़ की, जो कि है हमारी पे ऑफ फेज़। इस टाइम पर अब क्या होने वाला है, एनर्जी जो है वो कंजर्व होने वाली है, यूज़ होने वाली है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं। अब हम 5th स्टेप की बात करते हैं। 5th स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोराइलेशन, मीन्स जो ऊपर अभी हमारे 2 मॉलिक्यूल बने थे, अब उनमें फिर से फॉस्फोरस जो है ऐड होगा, लेकिन यहाँ पर अब एनर्जी बननी स्टार्ट होगी। आप देखोगे एक फॉस्फोरस यहाँ ऐड हो रहा है और यहाँ पर एक रिड्यूसिंग पावर भी जनरेट हो रहा है, जो कि है NADH। ठीक है, और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। और यहाँ से अब हम देखेंगे हर बार 2-2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, क्योंकि ऊपर 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए थे। तो आप यहाँ पर हमेशा 2 से मल्टीप्लाई देखेंगे हर एक मॉलिक्यूल को, क्योंकि अब यहाँ पर वो 2-2 के हम इकट्ठे लेकर चल रहे हैं, हम दोनों को इकट्ठा लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर अब 2 NADPH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, साथ में एक नया मॉलिक्यूल बन गया जिसको हम BPG शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और यहाँ पर ये बन चुका है। नेक्स्ट 6 स्टेप जो है उसमें क्या होगा, फिर से फॉस्फोराइलेशन होगा, लेकिन यहाँ पर अब ATP बनने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हो ADP से ATP बन रहा है, और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होगा वो कौन सा होगा, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। जहाँ पर भी ATP की इन्वॉल्वमेंट होगी वहाँ काइनेज एंजाइम यूज़ हो रहा है। ऊपर फॉस्फोग्लिसरेट था, इसलिए फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, और काइनेज को मैग्नीशियम आयन चाहिए, तो वही है। 2 मॉलिक्यूल ऊपर थे, 2 मॉलिक्यूल यहाँ है। ऊपर 2 ATP थे, 2 फॉस्फोरस ग्रुप थे, लेकिन यहाँ पर एक फॉस्फोरस जो है निकल चुका है, जो कि एक पोजीशन पर था, फर्स्ट पोजीशन पर था, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 3rd पोजीशन वाला फॉस्फोरस रह गया है और बन चुका है फॉस्फोग्लिसरेट। सेकेंड स्टेप आइसोमेराइजेशन, फिर से यहाँ पर अब आइसोमर बनने वाला है। जो 3PG था वो कन्वर्ट हो जाएगा 2PG में, मीन्स जो 3rd कार्बन पर फॉस्फोरस लगा था वो अब ट्रांसफ़र हो जाएगा 2nd कार्बन के ऊपर, तो अब वो बन जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट। और एंजाइम जो है यहाँ पर यूज़ होगा फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। नेक्स्ट स्टेप है डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होने वाला है, मीन्स वाटर रिमूव होने वाला है। तो आप यहाँ देखो रिमूवल ऑफ वाटर होगा, और हमें 2 PEP मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो जो है बनेगा। नेक्स्ट देखो एंजाइम जो है वो यूज़ हो रहा है एनोलेज। हाइड्रोजन यहाँ पर मीन्स वाटर रिलीज़ हो रहा है, और फॉर्म चेंज होगी, अब बन चुका है PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट। 2 मॉलिक्यूल जो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट के बन गए। लास्ट स्टेप इज़ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसमें जो है ये फाइनल स्टेप है, जहाँ पर फिर से एक ATP बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हो एक ADP कन्वर्ट होता है ATP में, मीन्स यहाँ से एक फॉस्फोरस ग्रुप रिलीज़ होगा और हमारे 2 पायरुवेट या पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। फिर से मैग्नीशियम आयन यूज़ होगा, एंजाइम काइनेज यूज़ होगा, नाम होगा पायरुवेट। ठीक है, तो लास्ट स्टेप था जिसमें हमने अभी देखा ग्लूकोज से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बन चुके हैं, जो फिर आगे जाकर या तो एरोबिकली टूट सकते हैं या एनारोबिकली ब्रेकडाउन इनका हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा।
तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं। हमने आज टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात की, जो 2 तरह की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक। फिर हमने उनकी रिएक्शंस देखी और हमने उनमें डिफरेंस देखा। एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए, एनारोबिक में नहीं चाहिए। एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ एरोबिक में होती है, एनारोबिक में कम होती है। प्रोडक्ट्स की बात की, देन ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक होता है एरोबिक में, एनारोबिक में नहीं होता। फिर हमने उनकी एक ओवरऑल रिएक्शन देखी। देन हमने मेन टॉपिक जो ग्लाइकोलिसिस है उसको पढ़ा, जिसको हम EMP पाथवे भी कहते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बने, जो कि 10 स्टेप्स की एक रिएक्शन होती है, जिसको हम एक निमोनिक से भी याद कर सकते हैं। फिर हमने देखा ये 2 फेजेस में ब्रेक थी, प्रिपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज, जिसमें हमने देखा प्रिपरेटरी फेज में एनर्जी यूज़ हो रही थी और पे ऑफ फेज में एनर्जी कंजर्व हो रही थी। और इस तरह से यहाँ पर आप ओवरऑल देखें तो हमें यहाँ पर प्रिपरेटरी फेज में 2 ATP यूज़ हो रही थी और पे ऑफ फेज में भी यहाँ पर 2 ATP यूज़ हो रहे हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल जो हैं हर बार बन रहे थे, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ATP फॉर्म हो रही है। सो दिस इज़ फॉर ऑल टुडे। थैंक यू।